हेलो नमस्कार साथियों, क्या आप भी खान सर के पॉकेट जी के बुक को लाइन बाय लाइन रिवीजन करना चाहते हैं? तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसी चैनल पर आप लोग को खान सर का जो पॉकेट जी के बुक है इसको लाइन बाय लाइन रिवीजन कराया जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस बुक का 540 पेज को लाइन बाय लाइन रिवीजन करना, तो आप लोग अभी से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर खान सर के जो पॉकेट जी के बुक है उसका जो 540 पेज है उन सभी पेज को लाइन बाय लाइन रिवीजन कराया जाएगा। आप लोग को मैं बता दूं कि इस बुक का खासियत आप सभी को पता होगा, तभी जो है इस लेक्चर को आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि बिहार दरोगा का एग्जाम उठा लीजिए, बीपीएससी का एग्जाम उठा लीजिए, बिहार पुलिस का एग्जाम उठा लीजिए और इस बुक का पन्ना उलट कर देखिए और मिलाइए, जो आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हूबहू यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस बुक का जो है खासियत आप लोग को गिनाने का नहीं है, आप सभी लोग इस बुक का खासियत जानते हैं, तभी जो है आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार आप लोग को कह देना चाहता हूँ, यदि आप लोग चाहते हैं कि जो खान सर का पॉकेट जी के बुक है सामान्य ज्ञान का, इसको लाइन बाय लाइन रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप लोग अभी से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोग को सभी पेज को जो है लाइन बाय लाइन रिवीजन कराया जाएगा। इस बुक में टोटल जो है हम लोग 11 सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, यानी 11 विषय को हम लोग लाइन बाय लाइन रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो है आप लोग को इकोनॉमिक्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद साइंस के तीनों पार्ट को देखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर विविध जो मिसलेनियस चैप्टर है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जो है लाइन बाय लाइन रिवीजन करना हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं विषय सूची, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है इस बुक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले विषय सूची में देखिएगा तो फर्स्ट नंबर पर आता है इतिहास। इतिहास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो इतिहास का तीनों पार्ट पहले पढ़ेंगे, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग भारत का जो है सांस्कृतिक हम लोग देख लेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग विश्व का इतिहास भी पढ़ लेंगे, यानी जो जो महत्वपूर्ण है विश्व के इतिहास से जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर एक पॉइंट भी छूटने वाला नहीं है। इतिहास खत्म हो जाएगा तो हम लोग भारत का संविधान देखेंगे। भारत का संविधान में आप सभी लोग जानते हैं क्या क्या पढ़ना है। भारत का जो है संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या था, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसका विशेषता क्या है, किस देश के कौन कौन सा जो है बात को यहाँ पर ग्रहण किया गया है, सारा जानकारी हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के अंतर्गत। उसके बाद संविधान भी खत्म हो जाएगा तो हम लोग आ जाएंगे भूगोल पर, यानी ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे विश्व का ज्योग्राफी, यानी वर्ल्ड जो है हम लोग भूगोल देखने वाले हैं। और यहाँ पर भारत का भी भूगोल पढ़ने वाले हैं, यानी विश्व का भूगोल और भारत का भी भूगोल हम लोग देखेंगे। भूगोल खत्म हो जाएगा, यानी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा तो हम लोग आ जाएंगे इकोनॉमिक्स पर, यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम लोग देखेंगे कि जो है इसका जो है कौन कौन सा सेक्टर है। इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो जो बात को हम लोग को देखना होगा, सभी चैप्टर को हम लोग एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर पर साइंस हम लोग देखेंगे, यानी सामान्य विज्ञान, यानी जनरल साइंस का हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा साइंस के अंतर्गत हम लोग 3 पार्ट को बांटते हैं, यानी सबसे पहले देखिएगा भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान और यहाँ पर जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग देख लेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पर्यावरण एवं परिस्थितिकी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम में जो है कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद हम लोग मिसलेनियस देखेंगे, यानी जो जो हम लोग को स्टैटिक जीके के तौर पर हो सकता है वो सभी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे नीचे में देखिएगा तो खेल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो खेल का भी क्वेश्चन का हम लोग जिक्र कर लेंगे, यानी रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पुरस्कार भी देख लेंगे। तो इतना चैप्टर जो है हम लोग को पढ़ना है। आई होप कि आप लोग को विषय सूची का भी जो है ज्ञात हो चुका है कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है एक्चुअल में। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ना जो है प्रारंभ करते हैं लाइन बाय लाइन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है लगता है 1.5 से 2 घंटा चलने वाला है। तो आप लोग जो है पानी उनी लेकर बोतल में जो है अपने पास बैठे रहिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सेशन जो है हो सकता है लंबा जाने वाला है। तो आप लोग को सपोर्ट के बदौलत ही जो है ये सेशन लंबा रहेगा, अदरवाइज आप लोग का जो है उपस्थिति कम होने लगेगा तो इस सेशन को जो है वहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा। तो आपके जो है उपस्थिति पर ये सेशन जो है निर्भर करेगा। तो आप लोग जितना देर तक यहाँ पर उपस्थित रहिएगा उतना देर तक यहाँ पर सेशन चलने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है प्राचीन भारत का इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत यहाँ पर देखिएगा तो पुरातात्विक स्रोत पढ़ना है 1 नंबर पर, और 2 नंबर साहित्यिक स्रोत, और तीसरा नंबर पर देखिएगा तो विदेशी यात्रियों के विवरण। और यहाँ पर देखिएगा पुरातात्विक स्रोत में 2 पार्ट में पढ़ना है। तो पहला हो जाएगा धार्मिक साहित्य और दूसरा हो जाएगा लौकिक साहित्य। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरातात्विक स्रोत हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो खत्म हो जाएगा तो हम लोग आगे के पॉइंट को देखेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख, क्योंकि अभिलेख से क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है।
तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित हैं। तो ये सारा पॉइंट जो है यहाँ पर लिखा गया है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, तब जो है पूरा क्लियर तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। तो इसका अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी कहते हैं। तो किसका अध्ययन का ये बात कर रहा है? तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा लिखा गया, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के जो है बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नतस्य देवताओं के नाम मिलते हैं। तो ये जो है, जो देवता है उनका नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से देवताओं का जिक्र नहीं हुआ था। तो आप लोग को ये नाम याद रहेगा, तो आप लोग बतला दीजिएगा। तो कौन कौन से देवता आ जाएंगे? तो इंद्र, मित्र, वरुण और नतस्य देवताओं का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे के जो है पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। तो 300 बीसी जो है बिफोर है। तो भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख पूछेगा तो कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा। अशोक के अभिलेख है। कब का है? तो आप लोग बताइएगा 300 ईसा पूर्व का है। अगला पॉइंट आप लोग पढ़िएगा। कह रहा है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक जो कहा जाता है, उनका नाम जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का विभाग का जो है जनक कहा जाता है। अगला पॉइंट पढ़िएगा, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कौन सा गुफा में मिलता है? तो आप लोग को याद होना चाहिए, हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। अगला पॉइंट है, यमन राजदूत हेलिडोरस का वेशनगर से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, जिसमें मध्य भारत के भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अगला पॉइंट पढ़िएगा, दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौर अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा गया है? तो दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन अभिलेख से मिलता है? तो आप लोग याद रखिएगा, सोहगौरा अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख आप लोग याद रखिएगा। तो एरण कहाँ है? तो एरण मध्य प्रदेश में है। तो एरण अभिलेख से प्राप्त 12 भगवान पर हुणराज तोरमाण का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आप लोग बताइएगा, एरण से मिलता है। एरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। चलिए अगला पॉइंट पढ़िएगा, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर D.R. भंडाकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो ये कौन से जो है कौन अशोक के इतिहास लिखे थे? तो आप लोग बताइएगा, डॉक्टर D.R. भंडाकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर, यानी अभिलेख का अध्ययन किया, उसके आधार पर जो है मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिखा था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को जो है देख लेते हैं। यदि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं तो आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। तो महत्वपूर्ण अभिलेख में देखिएगा, सबसे पहले का अभिलेख कोई है तो यह है हाथी गुफा अभिलेख। ये हाथी गुफा अभिलेख है और इसका शासक कौन था? तो आप लोग बताइएगा, कलिंग राजा खरवेल थे। तो कलिंग राज खरवेल थे। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख है, आप लोग याद रखिएगा, ये किससे संबंधित है? तो रुद्र दामन से संबंधित है। रुद्र दामन आप लोग याद रखिएगा। नासिक अभिलेख की याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा सतवाहनों की उपबंधिया। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये याद रखिएगा, समुद्रगुप्त। और ये होल अभिलेख से क्या पॉइंट याद रखिएगा? तो आप लोग याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय, ये जो इधर पॉइंट जो है ये शासक का नाम बतलाया जा रहा है, यानी ये जो अभिलेख है इस समय जो है कौन से शासक थे, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यानी इस अभिलेख से कौन से शासक का जो है जिक्र देखने को मिलता है, ये आप लोग याद रखिएगा।
मंदसौर अभिलेख से आप लोग याद रखिएगा मालवा नरेश यशो वर्मन, तो मालवा नरेश यशो वर्मन आप लोग याद रखिएगा। ग्वालियर अभिलेख तो गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा ग्वालियर अभिलेख से मिलता है। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से क्या मिलता है, किसका जिक्र होता है यहाँ पर मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा स्कंदगुप्त और हुणों पर विजय का विवरण जो है इसी अभिलेख में लिखा गया है। तो ये सारा अभिलेख का पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर और अभिलेख है जो आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए 9 से लेकर यहाँ पर 14 तक अभिलेख आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद जरूर रखिएगा। उसके बाद हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे ये है सिक्का के बारे में। तो हम लोग कॉइन्स के बारे में यहाँ पर जो है पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो आप लोग जो है इस वीडियो में पूरे एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। तो पुराना सिक्का किससे बना होता था, तो आप लोग बताइएगा। पुराना सिक्का तांबा का भी था, चांदी का भी था और सोना का भी और सीसा धातु से भी बनाया जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। तो आप लोगों से पूछ लेता है कि इस प्राचीन सिक्का को किस नाम से जाना जाता था, तो आप लोग बताइएगा आहत के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। इसी को साहित्य में जो है करसापण कहा जाता है। तो सिक्कों को ही क्या कहा जाता है, तो साहित्य में क्या कहा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा करसापण कहा गया है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम सिक्कों पर यमन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। तो सबसे पहले किसने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया, तो आप लोग बताइएगा उस शासक का नाम क्या था, तो आप लोग बताइएगा यमन था। तो यमन शासकों ने सबसे पहले लिखना प्रारंभ किया था। अगला पॉइंट है कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंडो यूनानी तथा इंडो यहाँ पर लिखा गया सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। तो मैक्सिमम सिक्का किसका बना होता था, तो आप लोग याद रखिएगा चांदी का बना होता था। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। तो पंचमार्क सिक्का आप लोग याद रखिएगा, ये सभी सिक्का को क्या कहा जाता था, तो पंचमार्क सिक्का कहलाते थे। अगला पॉइंट है रोमन सिक्के जो है अरिकमेडु जो वर्तमान में पुदुचेरी के पास स्थित है से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारतीय मंदिर की कला शैली नागर शैली कहलाती है। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये जो शैली से संबंधित क्वेश्चन है ये आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोगों से पूछेगा कि जो उत्तर भारत की जो उत्तर भारत के मंदिर है वो किस शैली से बना होता है, तो आप लोग बताइएगा नागर शैली से बना होता है। वहीं पर दक्षिण भारत का बात कर ले तो दक्षिण भारत का जो मंदिर बना होता है ये किस शैली पर जो है स्थित होता है, तो आप लोग बताइएगा ये द्रविड़ शैली से निर्मित होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उत्तर भारत कहेगा तो नागर शैली और दक्षिण भारत कहेगा तो द्रविड़ शैली आप लोग को याद रखना है। इसमें भुलाने वाला कोई जिक्र नहीं है, यानी कोई बात नहीं है। अगला पॉइंट है जबकि दक्षिणयान के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे है बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। यानी आप लोगों से ये भी पूछ लेता है कि नागर शैली और द्रविड़ शैली से मिलकर कौन सा शैली जो है निर्माण होता है, तो आप लोग कहिएगा बेसर शैली। तो बेसर शैली में नागर शैली भी शामिल होता है और द्रविड़ शैली भी शामिल होता है, यानी दोनों का मिक्स करके बनाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है इससे। भरहुत, बोध गया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है।
ये सारा पॉइंट आप लोग को लाइन बाय लाइन याद रखना है। जो आप लोग को लगे कि नहीं ये महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। आप लोग के मन में आएगा कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो एक लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को बतलाऊंगा अगले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया, अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों का शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। तो आप लोग को मैं बता दूं, इसका पीडीएफ इसी चैनल के नाम से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च करिएगा। क्या सर्च करना है? सरकारी जॉब फैक्ट्री, सरकारी जॉब फैक्ट्री सर्च करिएगा। तो इस चैनल का जो लोगो है वही लोगो वहाँ पर भी आप लोग को दिखाई देगा, उसको आप लोग को ज्वाइन कर लेना है, यानी उस ग्रुप को आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। वहीं पर आप लोग को इस बुक का पीडीएफ देखने को मिलेगा। तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ इसका फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कोई आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए फी देने की जरूरत नहीं है, यानी निःशुल्क यहाँ पर पीडीएफ अपलोड किया जाएगा उस चैनल पर। तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कौन सा ग्रुप? तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसका लिंक भी आप लोग को मैं डलवा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको आप क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यह है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे के जो है चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो इसके अंतर्गत आप लोग देखिएगा, इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। तो ये सभी पॉइंट को पढ़ना है। इसमें हम लोग को सबसे जो महत्वपूर्ण है यह वेद और ग्रंथ और पुराण। ये वेद, ग्रंथ और पुराण से क्वेश्चन जो है आप लोग को डायरेक्ट देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो वेद है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद का शाब्दिक अर्थ डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आप लोग बताइएगा वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान हो जाएगा। अगला पॉइंट है श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। तो श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। वेदों के संकलनकर्ता, यहाँ पर पढ़िएगा फिर से, वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कुल 4 हैं। तो वेदों की संख्या आप लोगों से पूछ लेगा तो आप लोग क्या बतलाइएगा? टोटल जो वेद है ये 4 है। सबसे प्राचीन कोई वेद है तो वो है कौन? तो ऋग्वेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो है आप लोग को क्रम वाइज सजाया गया है। तो आप लोग जिसे लिखा गया है उसी प्रकार से आप लोग एक सीक्वेंस में याद रखिएगा। सबसे पुराना पूछेगा तो ऋग्वेद और सबसे नया पूछेगा तो अथर्ववेद आप लोग को याद रखना है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद आप लोग को क्या करना है? याद रखना है। चलिए हम लोग एक एक वेद को जो है एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद से जो जो क्वेश्चन बनता है आप लोगों के सामने जो है दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। तो ये भी पूछ लेता है। ज़्यादातर जो है आप लोग को मंडल याद रखना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट पढ़िएगा। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। तो ऋग्वेद को जानने वाले को क्या कहा जाएगा? होत्री कहा जाएगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाता है गायत्री मंत्र किस मंडल में स्थित है? तो गायत्री मंत्र तीसरा मंडल आप लोग याद रखिएगा। 9वें मंडल में आप लोग क्या याद रखिएगा? सोम देवता का उल्लेख है। तो तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और 10वां मंडल में आप लोगों से पूछेगा तो बाद में जोड़े गए 10वां मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया, जिसके अनुसार 4 वर्ण
ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजा जंघाओं चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो 10वें मंडल में आप लोग याद रखिएगा क्षुद्रों का यहाँ पर उल्लेख है। उसके बाद अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं यानी मंत्रों की रचना की गई है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, वामन अवतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों से एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला जो है कोई वेद है तो ये है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यजु का अर्थ होता है यज्ञ। तो यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधियों विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं, यदि वैदिक अनुष्ठान से संबंधित हैं। यह जो है वैदिक क्या है? तो वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का आचरण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तर्धयु कहलाता है। तो जो यजुर्वेद पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? धर्व्यु कहा जाता है। जो ऋग्वेद पढ़ते हैं उसको होत्री कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो इसको होत्री कहा जाएगा और इसको जानने वालों को अर्धयु कहा जाता है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। तो यजुर्वेद में जो है कर्म कांड क्या है? प्रधान है। इसके 2 भाग होते हैं। किसका? तो यजुर्वेद का। पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। तो आप लोग इतना ही याद रखिएगा। यजुर्वेद के 2 पार्ट होता है। कौन कौन? तो कृष्ण और दूसरा शुक्ल। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 पार्ट का भी नाम आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, सामवेद। तो सामवेद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सामवेद यहाँ पर देखिएगा, साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या संगीत। तो शाब्दिक इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान या संगीत। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र यानी ऋचाओं का संकलन है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। तो इसके मंत्रों को गाने वालों को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो आप लोगों से पूछा जाता है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो आप लोग क्या बतलाइएगा? सामवेद को कहा जाता है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया, सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं यानी मंत्र है, जिसमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। तो 75 से अतिरिक्त जो है कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। यहाँ पर देखिएगा अवेद। तो अवेद या उपवेद आप लोग याद रखिएगा, गंधर्व वेद हो जाएगा। तो गंधर्व वेद हो जाएगा। तो गंधर्व वेद यानी इसका अवेद या उपवेद आप लोग याद रखिएगा। किसका? तो सामवेद का क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद हो जाएगा। इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? तो कौथुमीय, जैमिनी और तथा रामायणीय हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, अदरवाइज इसको नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले हम लोग जो वेद देख लेते हैं, ये अथर्व वेद जो कि अंतिम वेद है। तो अथर्व वेद हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अथर्व वेद में देखिएगा अर्थवा नामक ऋषि इसके प्रथम जो है दृष्टा है। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्व वेद कहा गया तथा इसके दूसरे जो है दृष्टा यानी रचयिता आंगिरस ऋषि थे। इसे अर्थवार्गिडरस वेद भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए। अगला पॉइंट है, इसे वैसज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये पॉइंट आप लोगों से बार बार पूछा जाता है कि किस वेद में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा अथर्व वेद में किया गया है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 731 शुक्ल एवं 5987 मंत्र है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है, यानी ऋग्वेद से लिया गया है इसका 1200 मंत्र। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू टोने
टोटके का उल्लेख किया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट जो है बहुत बार पूछा जाता है आप लोग को एग्जाम में कि जादू टोना का उल्लेख जो है किस वेद में देखने को मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा अथर्व वेद यानी जो सबसे नया वेद है उसमें जादू टोना का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है इसका उपवेद क्या है, तो शिल्प वेद हो जाएगा। तो इसका उपवेद, तो किसका उपवेद, तो अथर्व वेद का उपवेद हो जाएगा शिल्प वेद। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्व वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति को की 2 पुत्रियां कहा गया। तो आप लोग याद रखिएगा सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया किसमें, तो आप लोग याद रखिएगा अथर्व वेद का यहाँ पर बात हो रहा है। अगला पॉइंट है पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। तीसरा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं, आगे कहाँ कहाँ तक जो है यहाँ पर पढ़ना है। तो ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ब्राह्मण ग्रंथ ये आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर ऋग्वेद और इसका उपवेद क्या हो जाएगा, तो यजुर्वेद हो जाएगा। तो ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा, तो ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण हो जाएगा। उसके उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा अगला जो वेद है ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा, तो शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण हो जाएगा। उसी प्रकार सामवेद का जो है उपवेद क्या हो जाएगा, तो गंधर्व वेद हो जाएगा और षड्विंश ब्राह्मण इसे तांडय ब्राह्मण भी कहते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। और अंत में देखिएगा अथर्व वेद जिसको हम लोग उपवेद इसका जो हो जाएगा ये शिल्प वेद हो जाएगा। तो अथर्व वेद का उपवेद क्या हो जाएगा, तो शिल्प वेद हो जाएगा और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा, तो गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ये सारा पॉइंट आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। तो आज के सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल के सेशन में आप लोग को याद पाइएगा कि हम लोग को कहाँ से पढ़ना है, तो हम लोग को यहाँ से पढ़ना है, ब्राह्मण साहित्य से पढ़ना है। तो ब्राह्मण साहित्य से एक बार पढ़ेंगे क्योंकि अभी आप लोग को जो है पूरा तरीके से ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानकारी नहीं मिला है। बुक में जो है जो मेन पॉइंट होता है उसी को लिखा जाता है। अदरवाइज कहानी की तरह समझना होगा तो आप लोग को अलग से सेशन लेना होगा। यदि कहिएगा तो मैं कहानी की तरह भी आप लोगों को बतला सकता हूँ। अदरवाइज हम लोग अभी बुक रिवीजन कर रहे हैं तो हम लोग को टारगेट पर ये रखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग लाइन जो है यहाँ पर टच कर सकें। तो आई होप कि आज के सेशन में जो जो मैं पॉइंट आप लोग को बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइएगा कि ये बुक का खासियत जो है कितना जो है महत्वपूर्ण है, यानी ये बुक कितना महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। तो आप लोग जो है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप लोग ये भी बताइएगा कि क्या जो है इस बुक का यानी जो 11 चैप्टर है उसमें से हम लोग एक साथ 2-3 चैप्टर जो है स्टार्ट करें, हाँ या ना, आप लोग बताइएगा। तो 2-3 चैप्टर जो है एक साथ हो सकता है स्टार्ट, यानी 2-3 विषय का जो है चैप्टर जो है एक साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हिस्ट्री चल रहा है तो प्राचीन इतिहास का हम लोग जो है यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, उसी के साथ साथ हम लोग पॉलिटी का भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन देख सकते हैं। यानी एक दिन में हम लोग 2-3 सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। तो अपना राय बतलाइएगा क्या जो है इसी प्रकार से आगे चलाया जाए कि जो है 3-4 चैप्टर को एक साथ चलाया जाए, आप लोग बतलाइएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलता है आगे के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।